खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। प्लॉट के नाम पर ठगी लाखों और कोतवाली में हुई FIR। इंदिरा कॉलोनी निवासी पीड़ित ने करवाई रिपोर्ट। जिले में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व के काम हुए ठप। मिनी सचिवालय पर जारी है धरना। टेरिटरी के संघर्ष में मां ने ली थी बेटी बाघिन की जान। विधानसभा में सरकार ने रखे तथ्य। और घर के बाहर खड़ी महंगी कारों को निशाना बना रहे हैं शातिर। स्कीम 3 के बाद अब स्कीम 2 में तोड़फोड़ कर कार का कीमती सामान किया पार। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में प्लॉट दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी सियाराम स्वामी इंदिरा कॉलोनी का निवासी है। उसने न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि वह पंडिताई का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आरोपी जनता कॉलोनी मुंगस्का के निवासी पवन कुमार ने उसे प्लॉट दिलाने का झांसा देकर अलग अलग समय पर भारी रकम वसूली थी। परिवादी के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2018 में चंदबास गांव में एक भूखंड बेचने का सौदा किया था। लाखों की राशि वसूलने के बावजूद ना तो प्लॉट का कब्जा दिया गया और ना ही रजिस्ट्री करवाई गई। इसके बाद आरोपी ने एक और प्लॉट मन्नाका गांव में होने का दावा करते हुए वर्ष 2023 में करीब 8 लाख रुपए का नया सौदा करवाया। इसमें भी 1.5 लाख रुपए चेक के जरिए लिए गए। जांच में सामने आया कि दोनों ही प्लॉटों का आरोपी के पास कोई वैध टाइटल नहीं था। परिवादी का आरोप है कि आरोपी ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे गुमराह किया और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर कुल 7,88,000 रुपए हड़प लिए। बाद में आरोपी ने रकम लौटाने के नाम पर कई चेक भी दिए, लेकिन उन्हें बैंक में लगाने से मना कर दिया। अब कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी पवन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच ASI रामफल को सौंपी है। जिला पटवार संघ के बैनर तले मिनी सचिवालय के बाहर धरना लगातार जारी है। निलंबित पटवारी करण सिंह चौधरी के समर्थन में कार्य बहिष्कार करते हुए सामूहिक हड़ताल जारी है। अलवर जिले के सभी 260 पटवारी इस आंदोलन में शामिल हैं, जिससे राजस्व से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 1992 में अलवर भिवाड़ी सड़क निर्माण के लिए 8 गांवों की जमीन का अवार्ड जारी हुआ था। हालांकि ये जमीन PWD के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकी। करीब 2 साल पहले देवखेड़ा के पटवारी करण सिंह चौधरी ने विरासत का एक म्यूटेशन खोल दिया। इस पर 24 दिसंबर को जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने राज्य कार्य में लापरवाही मानते हुए पटवारी करण सिंह को निलंबित कर दिया था। करण सिंह इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेकर आए और 13 जनवरी को प्रशासन के सामने स्टे प्रस्तुत किया। इसके बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया है। पटवारियों की मांग है कि निलंबित पटवारी करण सिंह चौधरी को तत्काल फिर से ज्वाइन कराया जाए। आज हम मिनी सचिवालय अलवर पधारे हैं और जो DNT के जो महासंगम था भरतरी धाम में आयोजित हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। अन्य निवासी लक्ष्मण नाथ योगी जी एक बुग्गे में सवार होके लटनी से 12 से आगे जाते समय एक पुलिस के वाहन जो बस के द्वारा उसको टक्कर मारी गई और लक्ष्मण नाथ जी को मौके पर ही वहाँ मौत हो गई। इसी को लेके हम पूरे यहाँ मिनी सचिवालय आकर जो हमारी पहली मांग है, हमारी जो 10 मांगे जो सरकार से वार्ता हुई थी 5 दिसंबर को, हमारी 10 मांगे पूरी हो। दूसरा, हमारे 78 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए वो वापसी हो, और जो नर्तिका बारा में 7 लोगों निर्दोष लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो वापसी हो। इसके अलावा जो लक्ष्मण नाथ जी को जो परिवार को आर्थिक मुआवजा मिले, संविदा पे नौकरी मिले, और जो लक्ष्मण नाथ जी को शहीद का दर्जा मिले। इसी को लेके हम इन मांगों को लेके यहाँ आए हैं और इनके सामने रखा है, क्योंकि इन्होंने हमसे मौखिक रूप से जो बातें हुई थी उन्होंने ये सारी मांग पूरी करने का हमको भरोसा दिलाया था। और आज जो ये दमनकारी सरकार है जो हमको दबाने का प्रयास कर रही है, आने वाले समय में, आने वाली 10 फरवरी को जो जयपुर में शहीद स्मारक पर हम इकट्ठे होके और 10 फरवरी को विधानसभा घेराव करने का हम कार्य करेंगे। सरिस्का में बाघिन ST 28 की मौत के मामले में विधानसभा में सरकार ने साफ किया है कि 2 बाघिनों के बीच फाइट में जान गई थी। एक दिन पहले वन अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया था कि इस बाघिन ST 14 से फाइट हुई थी।
उल्लेखनीय है कि मृत बाघिन ST 14 की ही बेटी थी। ST 28 की उम्र मात्र 5 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की उम्र करीब 11 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वन मंत्री से सवाल किया कि सरिस्का में बाघिन की मौत की जांच कराई जा रही है या नहीं। इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने सदन में साफ शब्दों में कहा है कि यह घटना 2 बाघिनों के बीच फाइट की है और इसमें किसी अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि NTCA की गाइडलाइन के अनुसार पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा जूली ने सरिस्का में CTH के निर्धारण को लेकर भी सवाल उठाया। इस पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही CTH का निर्धारण किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, क्योंकि 2022 के आदेश के अनुसार जब मानव और वन्य जीव में कॉन्फ्लिक्ट होता था और उसकी मृत्यु पर 5 लाख रुपए देने का उसको सहायता राशि प्रावधान था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और संवेदनशीलता का परिणाम है कि इस नियम में संशोधन किया जा रहा है और आने वाले समय में राज्य सरकार 5 लाख की जगह मृतक जो वन्य जीव के कॉन्फ्लिक्ट में मृत्यु को प्राप्त करेगा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, उसको 10 लाख की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। शहर में घर के बाहर खड़ी कीमती कारों को शातिर अपना निशाना बना रहे हैं। अलवर की स्कीम 2 में अज्ञात चोरों ने एक कपड़ा व्यापारी की कार को निशाना बनाया। चोर घर के बाहर खड़ी ब्रेजा कार का शीशा तोड़कर अंदर घुसे और कार चोरी की नीयत से प्रयास किया, लेकिन स्टार्ट नहीं होने पर कार में जमकर तोड़फोड़ कर डाली और कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोर इस कार से म्यूजिक सिस्टम, एयर पंप, टूल किट, मोबाइल चार्जर, वायर स्टेपनी आदि सहित अन्य जरूरी कागजात ले गए। इसके अलावा चोरों ने कार की बैटरी निकालने की भी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कार मालिक व्यापारी देव कोरजानी ने बताया कि वे रात करीब 11 बजे रोज की तरह अपने घर के बाहर कार खड़ी कर सो गए थे। सुबह करीब 9 बजे जब बाहर आकर देखा तो घटना का पता लगा। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये हमने कल रात को 11 बजे के आसपास गाड़ी खड़ी करी थी, तो उसके बाद कुछ संदिग्ध बदमाश आके यहाँ इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने के बाद इसमें से म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा ले गए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट ले गए, आगे का हेडलाइट वगैरह चोरी करके बम्पर तोड़ दिया उन्होंने। बैटरी चुराने की कोशिश करी पर उनसे बैटरी निकली नहीं, तो वो उसको ऐसे ही छोड़ गए। पीछे से स्टेपनी वगैरह निकाल ली, टूल किट वगैरह निकाल दी उन्होंने। ये कितने बजे खड़ी की थी आपने? रात को 11:30 बजे के आसपास हमने खड़ी करी। और सुबह कितने बजे में देखा? सुबह हमने 9:30 बजे के आसपास जब मैं दुकान के लिए निकल रहा था तब उसको देखा। गौरतलब है कि 6 दिन पहले भी इसी तरह की एक वारदात स्कीम नंबर 3 में एक केमिकल व्यापारी की ब्रेजा कार में हुई थी। इस घटना में भी चोर शीशा तोड़कर अंदर के सामान गायब कर ले गए थे। हरियाणा बॉर्डर के समीप खांडोड़ा मोड़ पुलिया के नीचे एक ट्रक गिरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सर्विस रोड पर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ा मिला, जिसमें सामान भरा हुआ था। पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से चालक को सुरक्षित निकालकर बावल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह ट्रक अजमेर जिले के मोपत कुमार का है। वह सामान लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था और खंडोड़ा मोड़ पुलिस पर एक मारुति कार ने अचानक कट मार दिया। ऐसे में ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे सर्विस मोड़ पर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। शुक्र तारा उदय होने के बाद मंगलवार से शादी विवाह के समारोह और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। ऐसे में शहर में इस तरह के आयोजनों की धूम रही। मनुमार्ग लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 16 दिसंबर से शुक्र तारा अस्त होने के कारण पिछले 1.5 माह से मांगलिक कार्य रुके हुए थे। उधर फरवरी माह में 3, 4, 5, 10, 20 और 21 फरवरी को विवाह के मुहूर्त हैं। साथ ही 19 फरवरी को फुलेरा दूज का अबूझ सावा रहेगा। भगवान की जय। अब की बार जो हर वर्ष की धनुमास का मलमास दिसंबर में लगता है, परंतु जो 16 दिसंबर से मन का मास लगता है, तो उससे पहले अब की बार शुक्र तारा अस्त हो गया था। उस शुक्र तारा 14 जनवरी को मलमास समापन हो जाता है, परंतु जो शुक्र तारा अस्त हुआ था वो 1 फरवरी को उदय हुआ है। उसके कारण से हमारे इस जनवरी के महीने में कोई कुआ पूजन, धार्मिक कार्य जैसे शादी, मांगलिक, गृह प्रवेश आदि पे सब पर रोक लग रही थी। अब 1 फरवरी को शुक्र तारा उदय हो गया है। अब पुनः हर वर्ष की तरह हर मांगलिक, शादी, विवाह जो बहुत दिनों से हर घर में जो मांगलिक कार्यों की रोक लगी हुई थी वो संपन्न हो चुकी है। अब धूमधाम से इस
सब भारतवर्ष की हिंदू संस्कृति पर मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए हैं। फरवरी में 4 फरवरी का, 6 फरवरी का, 9 फरवरी का, 10 फरवरी का, 19 फरवरी का, 20 फरवरी का, 25 फरवरी का, 26 फरवरी का, ये कई मांगलिक कार्य फरवरी में बहुत बड़े विशाल रूप से मनाए। आप आएंगे, सभी के घर में शहनाई, गृह प्रवेश, धार्मिक कार्य जो मांगलिक है उनको रोक हट गई है और सब आनंद मंगल होगा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नाथ समाज सहित डीएनटी समुदाय ने मांगे पूरी नहीं होने पर रोष जताया है। पदाधिकारियों के अनुसार गत दिनों आंदोलन के दौरान सरकार से हुए समझौते में पहली मांग 78 लोगों पर दर्ज मुकदमा को वापस लेने की थी। वार्ताओं में यह भरोसा दिलाया गया कि ये केस एफआर के माध्यम से वापस होंगे। हाल ही में भर्तरी धाम में आयोजित डीएनटी महासंगम में 7 लोगों के मुकदमे वापस लेने और पुलिस वाहन की टक्कर से मृत लक्ष्मण नाथ को उचित मुआवजा और शहीद का दर्जा देने की मांग भी रखी गई थी। इसे लेकर चक्का जाम और आंदोलन के बाद इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। आरोप है कि आश्वासन के बाद भी 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनमें से 6 जेल में हैं। ऐसे में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। अलवर शहर के वार्ड 61 में रेलवे लाइन के पास से नाले का गंदा पानी पाइपलाइन के जरिए ले जाए जाने का मामला सामने आया है। पार्षद सतीश यादव ने पीएचडी कर्मचारियों को मौके पर बुलाया, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि मोटर लगाकर दूषित पानी कहां ले जाया जा रहा है। गौरतलब है कि कई काश्तकार सब्जी आदि की उपज में सिंचाई के लिए नाले के पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस इलाके के आसपास कोई खेती नहीं हो रही। ऐसे में लोग आश्चर्य में हैं कि गंदे पानी का इस्तेमाल कहां हो रहा है। हालांकि लोगों ने मिलकर नाले के अंदर से पानी की मोटर को बाहर निकाल दिया है। हमने वार्ड का एक ग्रुप बनाया हुआ है वार्ड 61 का, जिसमें सुबह तब मैंने देखा तो उसमें 2 वीडियो डली हुई थी। एक रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे की और एक रात 1 बजे की। किसी ने डाल रखा था कि पार्षद जी ये लाइन लीकेज हो रही है जिसमें लगातार पानी निकल रहा है। तो मैंने उसमें लिखा भी, मैंने कहा 1 बजे कौन सा पानी चल रहा है भाई, 1 बजे कहाँ से डाल दिया आपने। सुबह मैंने जब देखा तो अधिकारियों से मैंने इसकी शिकायत की, पीएचडी के अधिकारियों से, कि भाई लाइन कोई लीकेज है जो लगातार जिसमें पानी आ रहा है। हमको यही नहीं पता है पानी आ कहाँ से रहा है। मैंने कहा भाई कौन सी लाइन है आपकी, जो आप चेक तो करो। तो वहाँ से कर्मचारी आया और उसने मुझको बताया कि भाई साहब इसमें तो कोई गंदा पानी आ रहा है। मैंने कहा गंदा पानी की लाइन है। पता क्या है कि लाइन, क्यों गंदा पानी की लाइन तो हमारे यहाँ एक बड़ा नाला जा रहा है। तो हम जब वहाँ से देखते देखते आए तो देखा कि यहाँ पर तो मोटर लगी हुई है जो इसमें से पानी जा रहा है। अब जांच का विषय तो ये है कि साहब ये मोटर किसने तो लगा रखी है और ये पानी जा कहाँ रहा है, क्योंकि आज ये लीकेज नहीं होता तो किसी को पता ही नहीं लगता। और कब से जा रही है ये भी कोई अंदाज़ा नहीं है, जैसे लग रहा है कि तो बहुत पुरानी जा रही है। तो इसमें तो ये देखने का कि भाई कनेक्शन किसने दे रखा है जो मोटर चल रही है। आप देखिए तार ये कैन पुली लगाई हुई है। और इस गंदे पानी से तो अगर कहीं भी उपयोग भी होते तो बहुत ही खतरनाक जहरीला पानी है, जिससे व्यक्ति को कैंसर जैसी, किडनी फेलियर जैसी बीमारी हो सकती है। इन पर रोक भी है इन पानी पे। लेकिन आज देखिए, क्योंकि ये आप इधर दिखाइए झाड़ियाँ हैं, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। हमको ही नहीं पता क्योंकि हम कभी आए नहीं इस जगह। ऐसी स्थिति है, भाई गंदा नाला है, उसके बाद में रेलवे की जगह पड़ी है और ये तार यहाँ से कहाँ जा रही है। तो ये सब जाँच का विषय है, इस पर जाँच की जाए। भाजपा के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी पर अपने पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में पीड़ित ग्रामीणों और एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा ततारपुर में लिखित परिवाद पेश किया गया है। साथ ही मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि जिला अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से निजी भूमि और रिहायशी क्षेत्र की ओर शौचालय का अपशिष्ट एवं गंदा पानी छोड़ा गया। इससे स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप के अनुसार गंदे पानी का बहाव कृषि भूमि की ओर भी किया गया, जिससे फसलों को नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा अपशिष्ट सरकारी विद्यालय के पास डाले जाने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला अध्यक्ष चौधरी अपने राजनीतिक पद का उपयोग करते हुए आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति के दिव्य रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करने वाले श्री रामचंद्र लालाजी महाराज का जन्मोत्सव सोमवार को अंबेडकर नगर स्थित हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र में मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यासी श्री दाजी महाराज द्वारा कान्हा शांतिवनम हैदराबाद से लाइव करवाई गई पूजाओं में शामिल हुए। उधर अंबेडकर नगर में दिन भर के कार्यक्रम में पूज्य श्री रामचंद्र लालाजी महाराज की जीवनी पर फिल्म दिखाई गई। वहीं प्रश्नोत्तरी, भजन सहित बच्चों ने नाटकें प्रस्तुत की।
इसके जरिए उन्होंने कौमी एकता और पेड़ लगाने का संदेश दिया। साथ ही आकर्षक ड्राइंग भी बनाई गई। उत्कृष्ट प्रस्तुति देने के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। सानिया अस्पताल में चिकित्सकीय तत्परता और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के संयुक्त प्रयास से 3 वर्ष के एक मासूम बच्चे की जान बचा ली गई। यह बच्ची अनजाने में चॉकलेट के रैपर में लिपटे पटाखे को खाने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके चेहरे, मुंह और जबड़े के हिस्से में गहरी और जटिल चोटें आई थी। घटना के तुरंत बाद परिजन बच्ची को सानिया अस्पताल की आपातकालीन सेवा में लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टर साथ द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। साथ ही उसे आईसीयू में भर्ती कर निरंतर निगरानी में रखा गया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर तैयब खान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखकर डॉक्टर जयंत थरेजा के नेतृत्व में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी को अंजाम दिया गया। उनकी टीम ने डॉक्टर एंजल और डॉक्टर सनत भी शामिल थे, जबकि एनेस्थीसिया का प्रबंधन डॉक्टर राजेश ने किया और ऑपरेशन थिएटर में चिकित्सक कर्मी कविता का सहयोग सराहनीय रहा। उन्होंने बताया कि बच्ची पूरी तरह खतरे से बाहर है। डॉक्टर तैयब खान ने अभिभावकों से अपील की है कि वे छोटे बच्चों को किसी भी संदिग्ध वस्तुओं से दूर रखें। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर जयंत थरेजा। मैं अभी यहाँ पे सानिया हॉस्पिटल में हूँ। हमारा बेसिक एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग फेशियल ट्रॉमा देखते हैं, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन आज एक विचित्र केस हमारे सामने आया जिसमें कि एक छोटा बच्चा जो सिर्फ 2.5 साल का है, वो एक टॉफी जो थी वो खाने के लिए किसी दुकान पे गया। तो टॉफी बाय चांस खाने की बजाय उसने या उस गलती से उसने बम जो एक टॉफी के आकार का था, उसका प्रकार वैसा था जो टॉफी दिख रही थी बाहर से, और उसको चबा लिया। चबाने की वजह से वो बम उसके मुंह में फट गया। बच्ची बहुत छोटी थी, चीज को समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। उसके जो आप उनके फादर मामा जी, आप इनके मामा जी हैं जो आज हमारे साथ बैठे हैं। सर कुछ बताना चाहेंगे क्या हुआ था? सर लड़की टॉफी लेने के लिए गई थी, तो उनको टॉफी को समझ नहीं आया। 2.5 साल की तो है बच्ची, तो समझ नहीं आया। उसने जैसे चबाया तो बॉम्ब उसके मुंह में फट गया। हाँ। ये कितने बजे हुआ है, कब हुआ? आज करीब ये है 9:30 बजे के आसपास की घटना है। जब 9:30 बजे हुआ फिर आप तुरंत यहाँ पे हमारे सानिया हॉस्पिटल ले आए है ना? तो वहाँ इमरजेंसी में आपकी देखभाल हुई, फिर सिटी स्कैन हुआ है। बाकी जो भी जांचे वाचे जो भी है। अब बच्ची कैसी है? अभी बच्ची ठीक है, पहले से बेटर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा फेस क्या जो स्किन है पूरी फट गई थी, अंदर से बाहर से, लिप्स सारा कुछ फट गया था। सीटी स्कैन हुआ, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट हुआ, चीजें थोड़ी बेटर हुई, रिलैक्स हुआ पेशेंट, लेकिन उसको तुरंत सर्जरी के लिए लिया गया। अभी शाम के 5 बजे इनकी सर्जरी भी हो चुकी है और पेशेंट बिल्कुल ठीक है, अभी आईसीयू में एडमिट है। हम सब दुआ करते हैं कि आने वाले 24 घंटे उसके लिए अच्छे रहे और चीजें धीरे धीरे करके ठीक होती जाएंगी। लेकिन ये चीजें सिर्फ आपको इसलिए बताने के लिए है ताकि ये चीज समझें, बच्चों पे सावधानी से रहें, चीजों को ध्यान दें, बच्चा क्या खा रहा है, किस चीज के पास जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे उनको समझ नहीं है। हमारा फर्ज बनता है उनको ध्यान रखने का और उनकी देखभाल करने का। शायद आप भी यही कहना चाहेंगे? जी सर, है ना? ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान रख लेंगे तो शायद ये चीजें नहीं होंगी हमारे जीवन में। जिला जाटव महासभा समिति अलवर की ओर से जाटव समाज में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्हें उद्योग, व्यापार और सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके तहत जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव द्वारा एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला जाटव महासभा समिति और जिला उद्योग केंद्र की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहीं दलित और आदिवासी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ समाज तक पहुंचाने के लिए कैंप लगाया जा रहा है। इस योजना में 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के लोन की सुविधा है। वहीं ब्याज में अनुदान सहित मार्जिन मनी सब्सिडी अलग से दी जाती है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि योजना से जुड़कर गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से संपर्क साधा जाएगा। साथ ही शिविर के जरिए समाज में बेरोजगारी को खत्म कर आर्थिक विकास की ओर ले जाया जाएगा। सर, जिस तरह से आम लोगों में विशेषकर युवा युवती बेरोजगार घूम रहे हैं, दलित समाज के भी हैं, जाटा समाज का सबसे ज़्यादा है, मेहनती हैं, बेलदारी या मिस्त्री का काम करते हैं, जगह जगह तो काम बहुत करते हैं, लेकिन उनको खुद का रोजगार शुरू करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। आप जिला जाटा महासभा समिति के जिलाध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता कि समाज के बच्चों को उद्योग से, व्यापार से, सेवा से जोड़ना चाहिए, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? आप समाज के युवक युवतियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या रणनीति है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुंदन लाल जाटव, जिलाध्यक्ष जाटव महासभा समिति
अलवर। मैं आप सभी समाज के गणमान्य नागरिकों से, समाज के युवा वर्ग से एक अपील करना चाहूँगा। भारत सरकार एक संवेदनशील सरकार है। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने युवाओं की बेरोजगारी समस्या को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे युवा वर्ग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 10वीं 12वीं IIT ITI या अन्य कोई डिप्लोमा है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य रूप से दलित एवं आदिवासी लोगों में बेरोजगारी अधिकतम चरम पर है। युवा पीढ़ी बेरोजगार होने के साथ साथ गलत आदतों की ओर चली जाती है, नशे की ओर चली जाती है। इन सारी बातों से बचने के लिए राजस्थान सरकार की जो आदिवासी और दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसका लाभ हमें अधिकतम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की योजना है, जिसमें 6, 7 और 9% अनुदान है और अन्य प्रोत्साहन अनुदान जब योजना अगर हम शुरू करेंगे तो उसके तहत भी अधिक सुविधा दी जाएगी अनुदान की। तो मुख्य रूप से इसमें जैसे हमारे समाज का एक चमड़े का धंधा था, प्राचीन काल से ही था और उससे हम लोग दूर हट गए। क्यों ना हम इसको मॉडर्न तरीके से अपनाकर हमारे युवा वर्ग को फैक्ट्रियां लगाएं और एक्सपोर्ट करें माल बनाकर, जिससे हम हमारी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही बड़े उद्योगों के रूप में जैसे ईंट लगाना, होटल ढाबा खोलना, कोई बड़ी मात्रा में शोरूम खोलना, पेट्रोल पंप लगाना और सिलाई का काम है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे लाभ हम ले सकते हैं। तो मेरा एक जो दिमाग जो काम किया है, मैं हमारे एक कैंप लगाकर जिला उद्योग केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से उस कैंप का हम आयोजन करेंगे और उस कैंप में आप अधिक से अधिक पहुंच करके आप लोगों को मौके पर ही निस्तारण करने का हम प्लान कर रहे हैं। तो मैं ऐसे वर्ग से, विशेष तौर से युवा वर्ग से, महिलाओं से, पुरुषों से, महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो क्या है कि उनको घर और परिवार तक ही सीमित रखा जाता है। ऐसी महिलाएं घर से बाहर आएं और अपना स्वयं का उद्यम लगाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं जैसे लखपति दीदी योजना है, इन सारी योजनाओं का हमारे लोगों तक जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा वर्ग भी जानकारी के विहीन है। तो मैं चाहूँगा कि हम जल्दी से जल्दी एक कैंप लगाएं और युवा पीढ़ी को गलत दिशा से रोकने के लिए हम उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं और सरकार की योजना का अधिकतम लाभ लें। तो जिस तरह से जाटव समाज और दलित समाज के युवक युवतियां अपने तो बहुत मेहनती हैं, वो बेलदारी करे, चाहे मिस्त्री का काम करे, चाहे दूसरे अन्य काम करे, दिन भर धूप में, दिन भर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में काम करते हैं। अगर वो खुद का रोजगार शुरू करते हैं, खुद का काम धंधा शुरू करते हैं तो ज़्यादा क्षमता से काम करेंगे, पूरे परिवार का सहयोग मिलेगा और वो धंधा बहुत अच्छा चल सकता है। मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ, ये आपने सही कहा कि युवा वर्ग में टैलेंट है, विशेष तौर से उनको जानकारी और उनको थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता है। हम सब पढ़े लिखा वर्ग है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में फैली हुई जो ये बेरोजगारी है उसको दूर करने के प्रयास करेंगे। और युवा वर्ग मुख्य रूप से हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी के अभाव में बच्चे हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा युवा वर्ग से कि बहुत सारी योजनाएं हैं और छोटे छोटे धंधे हैं, उनको बड़े रूप में भी हम करा करके उसका, यहाँ तक कि कोई छोटी फैक्ट्री लगाए या बड़ी लगाए, उसको रियायती दर पर ज़मीन भी सरकार की इस योजना के अंतर्गत दी जा सकती है, रिको के माध्यम से। तो छोटे लोग भी इसमें दुकान वगैरह खोल सकते हैं, छोटा काम कर सकते हैं, तो बड़े और छोटे सभी तरह के समाज के लोगों को फायदा इस योजना का मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है और हम प्रयास करेंगे। मैं सभी समाज के लोगों को साथ लेकर इस योजना की अधिक जानकारी देना चाहूँगा और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों को बुलाकर एक कैंप का आयोजन करेंगे। उस कैंप में बेरोजगार युवक युवतियों को बुलाकर उनके डॉक्यूमेंट्सों की पूर्ति करवाएंगे और उनको राज्य सरकार की जो योजनाएं है उसका अधिकतम लाभ देने का हम प्रयास करेंगे। आपका मानना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना से समाज के
बेरोजगारों को जोड़कर आप रोजगार की दिशा में ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे काम किए थे। उस समय जब बहुत प्राचीन समय में उनकी स्थिति इससे भी ज़्यादा दयनीय थी, आज भी उस योजना को सरकार द्वारा जीवित रखा गया है और बाबा साहब की योजनाओं को और जो सरकार ने जोड़ करके बाबा साहब के नाम के साथ से ये योजना लॉन्च की है, इसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं सरकार को। और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और हमारे लोग जो गलत थिंकिंग करे हुए बैठते हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए हम गलत न सोचें और जो हमारे साथ है, जो हम लोगों को चाहता है, हमें उनका साथ देना चाहिए। और वहीं बेरोजगार युवक युवतियां जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाकर उद्योग व्यापार शुरू कर सकते हैं। प्रधान महाप्रबंधक ने बताया कि राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, MSME नीति, एक जिला एक उत्पादन, निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना इनमें शामिल हैं। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार योजनाओं का लाभ उठाकर बेरोजगारी को दूर कर सकता है। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनके माध्यम से युवा उद्योग लगा सकते हैं, व्यापार शुरू कर सकते हैं और बेरोजगारी को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। आप जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हैं, क्या जानकारी? राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 लागू की गई है। इसमें MSME जैसे यूनिट लगाते हैं या कोई भी यूनिट लगाते हैं तो जो स्टाम्प ड्यूटी की छूट मिलती है, 100% ज़मीन लेते हैं उस पर 100% स्टाम्प ड्यूटी की छूट मिलती है। शुरू में 75% तो एक साथ छूट मिल जाती है, बाद में प्रोडक्शन में आने पे 25% रिइंबर्समेंट कर दिया जाता है। उसके अलावा निवेश अनुदान है, SGST पे 75% की छूट है 10 सालों के लिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, जो प्लास्टिक से बने उत्पादों के अलावा अन्य उत्पाद बनाते हैं, जो उस पर 50% या अधिकतम 40 लाख रुपए तक की छूट है। और फूड प्रोसेसिंग इकाई जो है उन पे 50% या 1.5 करोड़ रुपए तक की छूट का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो लगती है उसका 100% छूट है। रोजगार के संबंध में जो EPF-SI जो कटता है उसमें 50% की छूट है 7 साल तक। और ये मोटी मोटी यही इसमें छूट है RIPS में। इसके अलावा एक राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की है सरकार द्वारा। इसमें जो देश विदेश में मेले लगाते हैं उसमें भाग लेते हैं तो 75% का या 3 लाख रुपए तक उसको वापसी की जाती है। या कोई अपने उत्पाद तकनीकी या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं उसमें 50% तक की छूट मिलती है। एक राजस्थान सरकार की MSME पॉलिसी 2024 आई है। इसमें MSME जो इकाइयाँ होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम वाली है, जो कोई बैंक से लोन लेते हैं, जो 5 करोड़ रुपए तक का लोन अगर लिया उसने तो 2% एक्स्ट्रा इस स्कीम में इंटरेस्ट छूट मिलेगी। अगर 5 से 10 करोड़ रुपए तक के वो लोन लेता है तो 1% और एक्स्ट्रा इस योजना में छूट मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार की जो लोन की योजनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसमें 10 करोड़ तक का लोन ले सकता है। इसमें 6 से 9% तक ब्याज में छूट है और 25% या मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक कैपिटल सब्सिडी है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा नई योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें 18 से 45 वर्ष के जो उम्मीदवार हैं वो लोन ले सकते हैं और ये 2 करोड़ रुपए तक का इसमें लोन ले सकते हैं सेवा और उद्यम क्षेत्र में। और इसमें जो 8% तक की ब्याज अनुदान है और 5 लाख रुपए कैपिटल सब्सिडी भी है। अभी छोटे उद्यमियों के लिए राज्य सरकार द्वारा
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसमें जो 8वीं से 12वीं तक के जो पढ़े हुए हैं उनको ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में 3.5 लाख रुपए तक का लोन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.5 लाख रुपए का लोन है। अगर वो BA या ITI पॉलिटेक्निक करा हुआ है तो ट्रेडिंग और सर्विस में 5 लाख रुपए तक और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, जो कि पूरा ब्याज मुक्त होगा और साथ में 35,000 से 50,000 रुपए तक मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी। सर, कोई युवा अगर उद्योग लगाना चाहता है तो जिला उद्योग केंद्र में संपर्क करके इन योजनाओं की जानकारी लेकर ये उद्योग शुरू कर सकता है। अगर कोई भी युवा अपनी रोजगार या उद्यम शुरू करना चाहता है, जिला उद्योग केंद्र द्वारा उनको पूरी जानकारी दी जाती है। सो जो भी वो पात्रता रखता है उस स्कीम में उसके आवेदन कराए जाते हैं और बैंकों को ऋण के लिए फार्म भिजवाए जाते हैं। जल्द से जल्द उनका कार्य करवाया जाता है। श्याम मंदिर प्रचार समिति की ओर से अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित श्याम मंदिर में 14 से 18 फरवरी तक बाबा श्याम मेले का आयोजन किया जाएगा। समिति व्यवस्थापक नीलू शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी को श्याम अखंड ज्योति पाठ होगा, वहीं 15 फरवरी को सुबह 10 बजे हवन और शाम 6 बजे सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। इसी तरह 16 तारीख को सुबह 11:30 बजे श्याम बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 17 फरवरी को शाम 6 से रात 10 बजे तक भजन संध्या और 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे प्रसाद वितरण किया जाएगा। अलवर बीमा अभियान 2047 के तहत सुरक्षित भारत विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। अलवर में 15 अगस्त 2025 को देसुला गांव देश का प्रथम 100% बीमित गांव घोषित हुआ था। वहीं अब जिले के 9 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। राज्य बीमा एवं GPF विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार दास ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस क्रम में 9 गांवों को बीमित किया गया है। यहाँ सभी का 100% बीमा करवाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2047 तक पूरे देश में हर नागरिक का बीमा किए जाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबको बीमा योजना एक IRDA के रेफरेंस में IRDA ने एक 2047 विकसित भारत के साथ में एक ये कल्पना की है कि पूरा भारत विकसित भारत के साथ पूरा इंश्योर्ड रहे। उसी परिकल्पना के साथ में IRDA के डायरेक्शंस और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के ऊपर हमारा स्टेट इंश्योरेंस GPF डिपार्टमेंट इसका एक नोडल ऑफिसर है, नोडल डिपार्टमेंट है इसका, और उसके अंदर अलवर ज़िले ने ये प्रयास किया है कि इसके अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अवेयरनेस जा सकती है, उस अवेयरनेस के साथ साथ में जितने अधिक से अधिक लोगों का बीमा किया जा सकता है उस तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अलवर में कितने गांव आपने किए हैं, टोटल नंबरिंग और नोटिंग कितने? देखिए अभी हम लोगों ने 9 गांव जो उसको हम लोग आज घोषित करने जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से बीमित है, जिसका हमने पूरा सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद में इन टोटल जो है इनकी जनसंख्या जो है 4,861 ये जनसंख्या है और इसके अंदर जो जनाधार परिवार है वो 881 परिवार है जनाधार। इसमें से जो सर्वे करने के बाद हमारे पास में जो कुल ऐसे व्यक्ति जो आइडेंटिफाई हुए वो 1367 की मतलब जो है वो अबीमित थे, जिसके अंदर कैटेगरी है 10 साल से 70 साल की कैटेगरी के सदस्य हैं इसमें, और वो किसी भी परिवार में हो सकते हैं। और उन सब का हम लोगों ने इंश्योरेंस एक ग्रुप इंश्योरेंस किया है, अलग अलग गांव का है और अलग अलग गांव का अलग अलग पॉलिसी हम लोगों ने जारी की है। आगे भी लोगों को अवेयर करने के लिए किस तरह के प्रयास है और क्या मैसेज लोगों में आप देंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? देखिए बीमा का बेनिफिट सबको ही पता है कि एक ऐसा उद्देश्य है इसका कि किसी भी परिवार के अंदर कभी कुछ अनहोनी सी घटनाएं हो जाएं, चाहे एक्सीडेंट में हो चाहे किसी भी परिस्थिति के अंदर अनहोनी होने की स्थिति में, इंश्योरेंस एक ऐसा सेगमेंट है जो उसको राहत प्रदान करता है। इसलिए इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर लोगों को जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर मैडम के डायरेक्शन के ऊपर RGHS से जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने गाँवों के अंदर हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। उन हेल्थ कैंप के माध्यम से काफ़ी लोगों को लाभान्वित भी किया, उनको शिक्षित भी किया, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उनका फ्री ट्रीटमेंट भी करवाया वहाँ पे। अलवर में राजर्षि कॉलेज की प्रोफेसर और प्रमुख पर्यावरण विश्वविज्ञानी डॉक्टर ममता शर्मा ने ताल छापर उत्सव में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व किया। इस उत्सव में उन्होंने अपने विशेषज्ञ ज्ञान को साझा किया, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ACF का आभार भी जताया। इस दौरान उन्होंने पक्षियों पर आधारित दीवार चित्रकला, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का
निर्णय किया। इसके साथ ही छात्रों के लिए वन्यजीव और पक्षियों पर एक रोचक क्विज का भी संचालन किया। प्रोफेसर ममता शर्मा के व्याख्यान का विषय था ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशकों का पक्षी जनसंख्या पर विनाशकारी प्रभाव। यह रासायनिक कीटनाशक पूरी प्रजातियों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में उन्होंने ताल छापर जैसे पक्षी अभयारण्यों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिले के उमरैन क्षेत्र में गुलाब के फूलों की खेती किसानों को समृद्ध बना रही है। वर्ष भर चलने वाली गुलाब की खेती में इन दिनों किसान खेतों में जुटे हुए हैं। अलवर मंडी में भी इसके लिए पर्याप्त बाजार उपलब्ध है। उधर एक किसान के अनुसार वे लगभग 3 वर्ष से गुलाब की खेती कर फायदा अर्जित कर रहे हैं। एक बार गुलाब लगाने के बाद ये कृषि 5-6 साल तक चल जाती है। वहीं शादियों के समय गुलाब की खासी खपत होती है। ये देसी गुलाब है साहब, इसको एक बार लगाने के लिए
5 से 6 साल तक चल जाती है एक बार। दोबारा लगाने के लिए फिर इसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद होती है। कब से कर रहे हो सर ये? इसको हो गई 3 साल हो गई, तीसरी साल है इस टाइम। तो सर सही बचत वगैरह कैसी है? इसमें बचत तो ये सावन की टाइम रहती है, बाकी 15, 20, 25, 30 की बिकती है पोट बस। हाँ। तो मतलब इसमें नुकसान वगैरह क्या होता है? सर्दी की वजह से कोई है क्या? नहीं, सर्दी की वजह से कोई नुकसान नहीं है, सर्दी में बढ़िया होती है। सर्दी में नहीं, पंखड़ी झड़ती भी जल्दी है तोड़ते समय। वो जून जुलाई में झड़े, इस टाइम नहीं झड़े। तो खेती पूरे वर्ष भर तक चलती है? हाँ, पूरे वर्ष। तो निकल जाती है अपनी लागत वगैरह? हाँ, अपनी लागत निकल जाती है इसमें। कितने बीघे में बो रखी आपने? आधे बीघा है। मालाखेड़ा क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े से मौसम में बदलाव के चलते सरसों की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में किसान वर्ग में चिंता है। कुछ दिन पहले तेज हवा के साथ बारिश से सरसों की फसल खेतों में पसर गई थी। इसी वजह से सरसों में दोबारा से अंकुरण शुरू हो गया है। कृषि विभाग के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह सहित किसानों के अनुसार मौसम खुलने के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं पानी की कमी के चलते इस बार सरसों की बुवाई का रकबा भी अधिक है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काली पहाड़ी में सहगल फाउंडेशन की ओर से विकास कार्यों के जरिए सूरत बदल दी गई है। हाल ही में पंचायत राज विभाग की ओर से इस गांव को नई ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। उधर विद्यालय में भामाशाहों एवं अभिभावकों के आर्थिक सहयोग सहित सहगल फाउंडेशन द्वारा क्लासरूम, कंप्यूटर कक्ष और सभा कक्ष में रंग रोगन सहित किचन गार्डन तैयार किया जा रहा है। साथ ही पेयजल के लिए टैंक की व्यवस्था भी की गई है। अलवर जिले के मोहम्मदपुर स्थित फ्रूट प्लांटेशन का अवलोकन करने के लिए डेनमार्क और यूनिसेफ की टीम पहुंची। टीम में शामिल महिला सदस्य फिलिप्स ने निरीक्षण के दौरान बड़े आकार के बेर के अलावा हरे चने को चक्कर भी देखा। साथ ही सोलर पंप, ट्यूबवेल और ड्रिप सिंचाई पद्धति का जायजा लिया। जिला परिषद के सीईओ गौरव रविंद्र सालुखे के अनुसार वाटरशेड प्लानिंग के तहत प्लांटेशन का कार्य करीब 10 बीघा भूमि पर किया गया है। नटनी का बारा रूपा रेल नदी में जलकुंभी फिर से पैर पसार रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से समय रहते नियंत्रण की मांग की है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पानी में पल रहे जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इससे नदी का बहाव भी बाधित होता है। गौरतलब है कि पूर्व में कई बार यहाँ पनपने वाली जलकुंभी सिरदर्द बन चुकी है। नटनी का बारा में जो वापस जलकुंभी काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गई है, जिससे यहाँ पर जो जलीय जीव इनको परेशानी होती है। कितनी तादाद में फैलने लगी? काफ़ी तादाद में फैल चुकी है जलकुंभी। चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द वन विभाग के द्वारा सफाई करवाई जाए। इसकी प्रशासन इसकी सफाई करे। हाँ, जैसे कोई दिक्कत नहीं हो, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, धीरे धीरे फिर गर्मियों में कितनी फैल जाएगी? गर्मियों में ज़्यादा फैलेगी। अब यहाँ से आगे तो फैलेगी, पूरा पानी कचरा भी ज़्यादा होगा। कचरा फैलाते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इनसे। तो पूरा पानी में ढक जाएगा, फिर मछली वगैरह जलीय जीवों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। जलकुंभियों से ये है कि उनको फंस जाते हैं, मर जाते हैं। ये अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ दैनिक आउटडोर करीब 300 मरीजों का बना हुआ है। उधर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की अनेक छात्राएं मंगलवार को यहाँ पहुंची। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच वे खांसी जुकाम और बुखार से पीड़ित बनी हुई हैं। इनका उपचार कर पर्याप्त गर्म वस्त्र पहनने एवं गर्म पानी से नहाने की सलाह दी गई। यहाँ मौजूद डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि सीएससी में आ रहे मरीजों के इलाज के साथ ही आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है। वर्तमान में हमारे पास खांसी जुकाम के मरीज ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा सबको कि गर्म कपड़े पहने और गर्म चीज़ों का सेवन करें। ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, अभी ठंड का मौसम है। और अगर कोई दिक्कत होती है हमें दिखाएं, हम हमारे द्वारा उचित ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सर, आज जैसे आवासीय विद्यालय हाँ, आवासीय विद्यालय से आई हैं बच्चियाँ, इनको नॉर्मल खांसी जुकाम ही है। तो इनको जिसको ज़्यादा दिक्कत है उसको दवाई दी जा रही है, और जिसको ज़्यादा बुखार वगैरह है उसको टेस्ट भी किया जा रहा है और हमारे द्वारा उचित इलाज किया जा रहा है। राजगढ़ क्षेत्र की कलेशान ग्राम पंचायत में मौजूद समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम सीमा मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार गांव में बंदरों का उत्पात बना हुआ है। इसके अलावा बिजली और पानी की आपूर्ति में सुधार सहित मोक्ष धाम की दशा सुधारने आदि मांग उठाई गई हैं। यहाँ मौजूद बलराम मीणा ने बताया कि कलेशान, ठेकड़ीन और झोपड़ी गांवों में बड़ी संख्या में बंदर मौजूद हैं। वे फसलों को नष्ट कर देते हैं और घरों में घुसकर खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान ले जाते हैं। साथ ही कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं। लोगों ने कुल 11 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग उठाई है।
ग्राम पंचायत कलेशान से है, मेरा गांव ठेकड़ी में, और हमारे 2-3 गांव में बंदरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। उनसे हर रोज़ बंदर किसी न किसी लोग को खाते रहते हैं। छोटे बच्चे बाहर घूमते हैं, उनको खा जाते हैं। खाने पीने को लिए बाहर बिल्कुल सामान नहीं रख सकते, हम फसल नष्ट करते हैं हमारी, और हमारे कई सारे लोगों को खा गए हैं जो, और गहरे घाव हो गए हैं। इससे आए दिन लोगों को जान की हानि हो रही है, और कई लोग छत से गिर गए हैं ये बंदरों के डर से। प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, ना कोई हमारी समस्याओं की सुनवाई हो रही है। और हम आज यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और हमारी जन सुनवाई की कार्यवाही हो। 500 प्लस बंदर हैं, और हम कई बार उनको अवगत करा चुके हैं, सरपंच वगैरह को भी, लेकिन हमारा कहीं भी वो नहीं हो रहा, और हम हर रोज़ परेशान हैं इनसे। इसलिए आज हम एसडीएम कार्यालय में आए हैं। अगर फिर भी हमारी जन सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। हम बंदरों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं ठेकड़ी से हूँ, और पार्वती मेरा नाम है, और ये बंदरन की बहुत समस्या है हमको। ये परेशान कर रखा है हमको, न तो रोटी खाने देते हैं, न पानी पीने देते हैं, बर्तन को और परेशान कर रखे। बच्चों को तकाते, फिर स्कूल जाते हैं तो बच्चों टिफिन को घुसा लेते हैं बंदर। और सारी समस्या, पानी की समस्या है हमारे, रोड की समस्या, कचरा, रोडन पर कचरा पड़े है, सफाई है ही कौन। और वहीं राजगढ़ क्षेत्र के राजपुर बड़ा स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 49 छात्राओं को साइकिल वितरण हुआ। यह कार्यक्रम सरपंच अंजना शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रधानाचार्य प्यारेलाल जाटव ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाली इन छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी गई है। वहीं मुख्य अतिथि ने तिलक लगाकर साइकिल वितरण किया और इन्हें पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य मामराज मीणा, केजीवीबी की प्रधानाध्यापिका रामपति मीणा, व्याख्याता मुकेश मीणा, हेमंत शर्मा, छोटे लाल, बनवारी लाल, सियाराम मीणा, रामोतर हेमंत भारद्वाज आदि मौजूद रहे। मैं प्यारेलाल जाटव, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजपुर बड़ा। आज हमारे विद्यालय में कक्षा 9 की 49 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। यह एक राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिसमें बच्चियां अपने आवास से विद्यालय तक आसानी से आ जा सकती हैं। सभी बच्चियां साइकिल पाकर बहुत खुश हैं। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती बुटियाना स्थित मोक्ष धाम में ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान किया गया। आयोजन से जुड़े रामचरण यादव ने बताया कि यहाँ साफ सफाई के साथ ही पौधे लगाए गए। इसके अलावा इनकी सार संभाल करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही ग्रामवासियों और पंचायत के सहयोग से मोक्ष धाम का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आज गांव बुटियाना ये श्रमदान जो हो रहा है वो ग्राम बुटियाना की तरफ से शमशान भूमि पर सारा गांव मिलकर एकजुट होकर श्रमदान कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत, और जो भी कुछ सहायता होगी वो यहाँ निर्माण की सहायता की जाएगी। यहाँ से आगे गांव की तरफ से कुछ पंचायत से मदद मांगेंगे, कुछ राज्य सरकार से मांगेंगे। आज ग्राम बुटियाना में शमशान घाट की जो जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए पूरे गांव ने एक होकर और उसमें श्रमदान से लेकर तन मन धन से सबसे सहयोग करते हुए इस शमशान घाट की जो 4 दीवारी के जो भूमि पूरी है उस पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी हम लोग करेंगे, और उसका पूरा प्लानिंग जो भी इसमें समस्या है वो भी करेंगे। जहाँ भी हमें सहयोग की आवश्यकता होगी वहाँ से हम सहयोग भी मांगेंगे, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत हो, जो भी है उस सबसे हम सहयोग मांगेंगे। ग्राम पंचायत बुटियाना में शमशान घाट में सफाई कार्य चल रहा है, जिसमें ग्राम वासियों ने पूरा सहयोग किया है, और जो भी पंचायत से सहयोग होगा उसको मैं पूरी तरह से सहयोग करूँगा। आपका नाम? मैं सरपंच क्षेत्रराम यादव। खैतर क्षेत्र की दोंगड़ा पंचायत में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। ग्राम साथिन सुषमा ने बताया कि इसके जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडो योजना के बारे में बताया गया। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हरि सिंह चौधरी और स्टाफ सदस्यों के अलावा सरपंच गफ्फार खान, कार्यकर्ता कमलेश, कमला, संगीता, आशा सहयोगिनी, अनीता, माया और एएनएम प्रभा सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई।
साथ ही जल एवं स्वच्छता समिति और आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना समिति की बैठकें भी की गई। एडीएम ने पिछली जनसुनवाई में आए परिवादों की समीक्षा की। वहीं बिजली, पानी और आवश्यक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति, विभागीय फ्लैगशिप योजना और संपर्क पोर्टल आदि की विभागवार समीक्षा हुई। साथ ही जिले में स्वीकृत एवं प्रस्तावित जल योजनाओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर अधीक्षण अभियंता धर्मवीर सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन में स्वीकृत 543 में से 504 गांवों में 94,858 जल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। साथ ही अन्य प्रगति का ब्यौरा भी रखा गया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उधर आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना समिति की बैठक के दौरान सहायक आयुर्वेद निदेशक अजीत बाल्यान ने बताया कि इसके जरिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन किया जा रहा है। साथ ही चिन्हित 5 ग्राम पंचायतों में से 18 सूचकांकों की पूरी पालना करने वाली पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने मोदी सरकार के आर्थिक मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हालिया केंद्रीय बजट में अलवर सहित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, जबकि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जरूरत है। इसके अलावा अलवर को एनसीआर बोर्ड से बाहर भी नहीं किया गया। मिश्रा ने कहा कि अलवर के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं और इसके बावजूद यहां कोई बड़ी योजना की घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा रीको द्वारा एनसीआर बोर्ड को प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी नहीं मिली है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि इन कारणों से अलवर में विकास रुका हुआ है। सर, केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को पेश हो गया है, लेकिन ईआरसीपी की योजना में ना कोई बजट दिया है, ना योजना का उसमें जिक्र किया है। इसके अलावा इस बजट में अलवर को कुछ भी नहीं मिला है और अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग थी, उस पर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया है वो सपना दिखा रहे हैं, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं ना, 2047 का विकसित भारत। आप बताइए, अभी 2026 चल रहा है, 47 में ना तो मोदी जी रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। कितने साल है अभी? इनको बजट में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना था, जो इन्होंने नहीं किया। अलवर को एनसीआर से बाहर करना था, जो इन्होंने नहीं किया। अलवर में कोई रेलवे का कोई नई लाइन का प्रोजेक्ट नहीं, अलवर में कोई नई सड़क नहीं, अलवर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं। तो अच्छा होता अगर ये ईआरसीपी कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते, तो अलवर जिले सहित ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिले हैं, उनको इसका फायदा मिलता। और हम मानते कि अलवर का कहीं रीजन, पूरे बजट में अलवर का जिक्र तक नहीं है, जबकि हमारे यहाँ से माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी केंद्र मंत्री है, उनका लोकसभा क्षेत्र है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भूपेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको केंद्र सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी से मिलकर, प्रधानमंत्री जी से मिलकर अलवर को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना चाहिए, अलवर को एनसीआर से बाहर कराना चाहिए, यहाँ नए नए प्रोजेक्ट लाने चाहिए। क्योंकि अब अलवर जब से जिले के टुकड़े हुए हैं, या पर्यटन के सिवा कोई उद्योग धंधा रहा नहीं, पर्यटन के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बजट महिला, युवा, बेरोजगार, किसान, व्यापारी, उद्यमी सबको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। निराशाजनक बजट है, जनता को गुमराह करने वाला बजट। सर, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से रीको ने प्रस्ताव भेज रखे हैं रामगढ़ में, नौगावा में, कटुमर में, तमाम जगह स्थानीय स्तर पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए, नए औद्योगिक जो क्षेत्र बनने हैं, तो उनकी मंजूरी एनसीआर बोर्ड और पर्यावरण विभाग दिल्ली से आनी है, लेकिन नहीं आ रही है। नए उद्योग नए शुरू हो रहे हैं, नए उद्योग क्षेत्र भी नहीं शुरू हो पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको लगता है कि ये तो कम से कम केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र सिंह को करा देना चाहिए? अच्छा होता अगर उनकी मंजूरी हो जाती, ये नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाता, अलवर में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, अब जो व्यक्ति बेरोजगार रहेगा वो फिर क्राइम करेगा अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम रोकने का सबसे बढ़िया जरिया है कि आप युवाओं को रोजगार दें, और रोजगार जब भी मिलेगा जब इंडस्ट्रियल हब डेवलप होंगे। ये जो एक्सप्रेस वे है, इसके पैरेलल को बढ़ा देना चाहिए इंडस्ट्रियल, लेकिन सोच होनी चाहिए आदमी की। सर, बजट पेश होते ही तमाम सेंसेक्स गिर गए हैं, काफ़ी अरबों खरबों का नुकसान हुआ है। बजट से कुछ इस तरह का आर्थिक
हलचल नहीं हुई बल्कि डाउन हुआ है और बजट के बाद व्यवस्था बिगड़ी है, क्या कहना चाहिए? तो आप देख लो, उस दिन शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा है। इसका मतलब कुछ इन्होंने किया ही नहीं। रुपया 92 रुपये पार कर गया भाई साहब, डॉलर। आप अंदाज लगाओ, कभी भी इस देश में मुद्रा प्रसार हो सकता है। वर्ल्ड बैंक और विदेश हमारे रुपये को लेने से इनकार कर सकते हैं। क्या होगा इस देश का? बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए इनको पहले माननीय मोदी जी के वक्तव्य आते थे जब ये सत्ता में नहीं थे कि जिस देश का रुपया गिर रहा है समझ लो वो देश गिर रहा है। उस देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की साख गिर रही है। अब साख बच रही है कि देश की? जब 68 रुपये का डॉलर था, जब प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, आज तो 92 पार कर गया भाई साहब, 100 का होने वाला है। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि डॉलर को रुपये के मुकाबले थोड़ा सस्ता करें, रुपये की कीमत बढ़ाए, जिससे देश की साख बचे विदेश में। ये जो इतने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे, सब फालतू की बातें हैं। रुपया तो गिरता इनसे रुक नहीं रहा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा महिला किसान सब परेशान है, व्यापारी परेशान है। अब शेयर मार्केट के हाल देख लो आप क्या हो रहे हैं। चांदी देख लो कहाँ पहुँच गई, सोना कहाँ पहुँच गया। जबकि ये भारत में जिस तरीके की संस्कृति है, 70% से ज़्यादा लोग यहाँ किसान वर्ग के शादी ब्याह में सोना चांदी बनवाते हैं अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए। भाई साहब आज 1 तोला सोना खरीदने जाओ 3 लाख रुपए चाहिए। आज आप 1 किलो चांदी लेने जाओ 4 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से लाएगा किसान? अपनी जमीन बेचेगा क्या? तो महंगाई कंट्रोल इनको करनी चाहिए। सर, क्या मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल है? 100% विफल। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। प्लॉट के नाम पर ठगे लाखों और कोतवाली में हुई एफआईआर, इंदिरा कॉलोनी निवासी पीड़ित ने करवाई रिपोर्ट। जिले में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व के काम हुए ठप, मिनी सचिवालय पर जारी है धरना। टेरिटरी के संघर्ष में मां ने ली थी बेटी बाघिन की जान, विधानसभा में सरकार ने रखे तथ्य। और घर के बाहर खड़ी महंगी कारों को निशाना बना रहे हैं शातिर। स्कीम 3 के बाद अब स्कीम 2 में तोड़फोड़ कर कार का कीमती सामान किया पार। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।